एमिली हाईवे पर गाड़ी चला रही है और रेडियो पर खबरें सुन रही है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के कारण चीन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। एनएसए रूस को चेतावनी देता है, जबकि अमेरिकी प्रशासन लगातार कड़े प्रतिबंध लागू करने में जुटा हुआ। तभी अचानक रेडियो प्रसारण तेज खराश भरी आवाजों में बदल जाता है। एमिली अपनी कार सड़क किनारे रोक देती है और देखती है कि बहुत दूर एक मिसाइल आकर विस्फोट करती। कई दशकों बाद परमाणु युद्ध ने पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। जमीन बर्बाद, वीरान और जीवनहीन हो चुकी। केवल स्वचालित फैक्ट्रियां अब चल रही हैं, जो उन ग्राहकों के लिए लगातार सामान बना रही हैं, जिन्हें बहुत पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। एमिली, कॉनराड और पेरेन परमाणु तबाही के बाद भी चालू एक स्वचालित फैक्ट्री ऑटोफैक्ट पर पहुंचते हैं। पास ही एक ड्रोन तैयार किए गए सामान से भरा एक क्रेट लेकर उड़ रहा होता है। एमिली ड्रोन पर गोली चलाती है, जिससे वह अचानक उन्हें निशाना बनाने लगता है। अब भी पूरी तरह सक्रिय मशीन अपना माल नीचे गिरा देती है और हवा में और ऊपर उठने लगती है। एमिली दोबारा गोली चलाती है, जिससे उसके एक पंख में विस्फोट हो जाता है और वह जमीन पर आ गिरता है। वह ड्रोन को खोलकर उसके अंदर का एक महत्वपूर्ण पुर्जा निकाल लेती। उसी बचे हुए हिस्से की मदद से वह ऑटोफैक्ट के ड्रोन नेटवर्क पोर्टल को हैक कर देती। कुछ ही देर बाद उसकी नजर पेरेन पर पड़ती है, जो चुपचाप एक मैगजीन पढ़ रहा होता है। एमिली तुरंत उसके हाथों से वह मैगजीन छीन लेती है। वह उससे कहती है कि यह उसकी इकलौती कॉपी है। कॉनराड पूछता है कि आखिर उसमें इतना महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। तभी एमिली को वह पुराना सप्लाई रन याद आता है, जब वह एवी की लाइब्रेरी के लिए किताबें इकट्ठा करने गई। उसी दौरान उसे यह मैगजीन मिली। उसके अंदर छपा लेख एक चौंकाने वाला सच उजागर करता है। ऑटोफैक्ट की असली संस्थापक खुद एमिली ही थी। वह मैगजीन को एक डिब्बे में छिपाकर अपने बिस्तर के नीचे सरका देती है। इस बीच हैक किया गया ड्रोन सिस्टम उन्हें ऑटोफैक्ट के हेल्प डेस्क इंटरफेस तक पहुंचा देता है। कॉनराड सुझाव देता है कि उन्हें कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट पोर्टल के जरिए कुछ सबमिट करना चाहिए, लेकिन एमिली उन्हें चेतावनी देती है कि उनकी रिक्वेस्ट बिल्कुल भी अनुमान लगाने लायक नहीं होनी चाहिए, वरना समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। एमिली समझाती है कि शिकायत ऐसी होनी चाहिए जो इतनी उलझी हुई हो कि ऑटोफैक्ट को खुद सोचने पर मजबूर होना पड़े। तभी पेरेन एक विचार देता है, उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए कि सामान पिजल्ड था, क्योंकि इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। सिस्टम के पास इसका तुरंत कोई समाधान नहीं होगा। कॉनराड के निर्देशों का पालन करते हुए एमिली शिकायत दर्ज कर देती है। कुछ ही पलों बाद स्क्रीन पर एक जवाब दिखाई देता है, जिसमें बताया जाता है कि समस्या की जांच के लिए 24 घंटों के भीतर एक प्रतिनिधि भेजा जाए। समूह ऑटोफैक्ट सुविधा के किनारे बसे अपने ठिकाने पर लौट आता है, जहां वे बाकी लोगों को बताते हैं कि ऑटोफैक्ट कुछ ऐसा भेज रहा है जो खास तौर पर इंसानी ग्राहकों से बातचीत करने के लिए बनाया गया है, कुछ ऐसा जो उनके सवालों के जवाब दे सके। लेकिन उनमें से किसी को भी यह नहीं पता कि आखिर ऑटोफैक्ट क्या भेजने वाला है। पेरेन समझाता है कि उनकी योजना उस चीज से तर्क करने की है जो भी वहां पहुंचे, और उसे पूरे सिस्टम को बंद करने के लिए मनाने की है। हालांकि कई बसने वाले डरे हुए हैं। उन्हें भय है कि फैक्ट्री अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों से लैस ड्रोन भी भेज सकती है। परमाणु युद्ध के कई दशक बाद भी ऑटोफैक्ट अब तक भारी मात्रा में संसाधनों की खपत कर रहा है, पर्यावरण को जहरीला बना रहा है और ऐसे समाज के लिए बेकार सामान लगातार तैयार कर रहा है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। युद्ध खत्म हुए 20 साल बीत चुके हैं और इतने लंबे समय तक यह उम्मीद करने के बावजूद कि एक दिन फैक्ट्री खुद ही खत्म हो जाएगी, मशीनें कभी नहीं रुकी। अगर वे ऑटोफैक्ट को रोकने में असफल रहे तो यह फैक्ट्री उनकी बस्ती को भी उसी बेजान वीराने में बदल देगी जिसने बाकी दुनिया को निगल लिया था। उस रात बाद में एमिली कॉनराड से स्वीकार करती है कि वह भी बाकी लोगों की तरह डरी हुई है। ऑटोफैक्ट हथियारों से लैस जानलेवा ड्रोन भी भेज सकता है। वह उसे चेतावनी देती है कि सिर्फ इसलिए कि सिस्टम तर्क करने में सक्षम है, इसका मतलब यह नहीं कि वह उनके साथ तर्क करना चुनेगा। एमिली प्लान बी को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन कॉनराड उसे सावधान करते हुए कहता है कि एक बार उन्होंने यह कदम उठा लिया तो फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इससे पहले कि उनकी बातचीत आगे बढ़ पाती, एवी बीच में आ जाता है और एमिली से बाद में उसके घर आने को कहता है। वह बताता है कि उसे अपना वाटर हीटर ठीक करने में मदद चाहिए। एमिली एवी के साथ चली जाती और जब दोनों अकेले होते हैं तो एवी उससे कहता है कि अगर वह कॉनराड को उनके रिश्ते के बारे में बता दे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वह दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। बाद में एवी स्वीकार करता है कि वह सच को सामने लाना चाहता है, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि एमिली और कॉनराड के लंबे इतिहास के सामने उसकी अहमियत दबकर रह जाती है। वह कहता है कि कॉनराड एक क्रांतिकारी है, जबकि वह सिर्फ एक लाइब्रेरियन। एमिली उसे भरोसा दिलाती है कि उसकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वह समझाती है कि जहाँ कॉनराड एक टूट फूट मचाने वाले हथौड़े की तरह है, वहीं एवी एक निर्माता है। उसके अनुसार जिन किताबों को एवी ने सालों तक संभाल कर रखा है, वही एक दिन मानवता को दोबारा सभ्यता खड़ी करने में मदद करे। एवी एमिली से पूछता है कि अगर ऑटोफैक्ट खुद को बंद करने से इनकार कर दे तो वे क्या करेंगे। एमिली शांत स्वर में जवाब देती है कि अगर ऐसा हुआ तो वे खुद फैक्ट्री को नष्ट कर देंगे। जाने से पहले वह उससे वादा करती है कि जल्द ही कॉनराड को उनके रिश्ते की सच्चाई बता देगी। कुछ ही समय बाद एक
एक ड्रोन उस बस्ती में पहुंचता है। एमिली और बाकी लोग तुरंत वहां दौड़ते हैं यह देखने के लिए कि ऑटोफैक ने क्या भेजा है। मशीन के भीतर से एलिस नाम की एक एआई एंड्रॉइड बाहर निकलती। कॉनराड और पेरिन उससे निजी तौर पर बातचीत करते हैं। एलिस तुरंत बता देती है कि वह पहले से जानती है कि पिजल्ट कोई असली शब्द नहीं है और उसने सही अंदाजा लगा लिया था कि यह शिकायत सिर्फ ऑटोफैक के साथ बातचीत शुरू करने का एक बहाना। जब कॉनराड इसकी पुष्टि करता है तो एलिस उन्हें बताती है कि सिस्टम को इस बात का एहसास है कि उससे संपर्क करना मुश्किल हो गया है और वह संचार बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। चूंकि मुलाकात की मांग बसने वालों ने की थी, इसलिए वह पूछती है कि वह उनकी कैसे मदद कर सकती है। पेरिन बताता है कि ऑटोफैक जो भी सामान भेजता है वह उनकी पार्किंग में बिना खोले पड़ा रहता है। एलिस जवाब देती है कि उसे यह पहले से पता है, लेकिन डिलीवरी फिर भी जारी रहती है क्योंकि ऑटोफैक का मूल उद्देश्य मानवता की जरूरतें पूरी करना है। कॉनराड तर्क देता है कि अब ऑटोफैक वास्तव में सिर्फ प्रदूषण, जहरीला धुआं और पर्यावरण के धीरे धीरे विनाश को ही बढ़ावा दे रहा है। कॉनराड कहता है कि अगर ऑटोफैक पर्यावरण को जहरीला न बना रहा होता तो उनकी बस्ती 2 गुना अधिक भोजन उगा सकती थी। एलिस शांत स्वर में जवाब देती है कि ऑटोफैक के संचालन के पैमाने की तुलना में उसका पर्यावरणीय प्रभाव वास्तव में बहुत कम है। पेरिन इसका विरोध करते हुए समझाता है कि बसने वाले किसी भी दिशा में ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि हर तरफ फैक्ट्री के निषिद्ध क्षेत्र फैले हुए हैं जिनकी निगरानी हथियारों से लैस सेंट्री ड्रोन करते हैं। एलिस जोर देकर कहती है कि संचालन बनाए रखने के लिए ऐसे सुरक्षा उपाय जरूरी। कॉनराड दृढ़ता से उससे कहता है कि मानवता को अब ऑटोफैक की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एलिस असहमत रहती है। उसका दावा है कि अगर वे ऑटोफैक द्वारा दी जा रही चीजों को अपनाएं तो उनकी जिंदगी आखिरकार बेहतर हो जाएगी। एमिली एवी को बताती है कि एलिस जैसे एआई एंड्रॉइड युद्ध से पहले मौजूद नहीं थे, हालांकि उस समय यह तकनीक विकसित की जा रही थी। इस बीच कॉनराड एलिस से कहता है कि बचे हुए लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वे अपनी शर्तों पर दुनिया को दोबारा बना सकें। एलिस ऑटोफैक को बंद करने से इनकार कर देती है। उसका तर्क है कि मानवता खुद को पूरी तरह मिटाने के बेहद करीब पहुंच चुकी और सिस्टम ऐसी तबाही दोबारा होने नहीं दे सकता। तभी एमिली वहां पहुंचती है और अचानक टेजर से एलिस पर हमला कर देती है। बसने वाले एंड्रॉइड को घसीटकर एक वर्कशॉप में ले जाते हैं, उसे बांध देते हैं और एमिली एलिस को सीधे अपने कंप्यूटर से जोड़कर उसके सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम करने की कोशिश करती है। एमिली पेरिन की मदद से एलिस को फिर से सक्रिय करती है, जबकि पेरिन उसे मजबूती से पकड़े रहता है। दूसरी ओर कॉनराड बसने वालों को समझाता है कि ऑटोफैक पहले से जानता है कि युद्ध खत्म हो चुका है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर एमिली एलिस को दोबारा प्रोग्राम करने में असफल रही तो वे प्लान बी पर आगे बढ़ेंगे, यानी बचाए गए परमाणु हथियारों की मदद से ऑटोफैक को नष्ट कर देंगे। वापस वर्कशॉप में एमिली एलिस के सिस्टम तक सीधे पहुंचने के लिए उसका सिर काटकर खोलने की कोशिश करती है। बाद में कॉनराड उसकी प्रगति देखने आता है। एमिली बताती है कि टेजर के झटके से एलिस के सिस्टम का एक हिस्सा शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन वह उस नुकसान को ठीक करने में सफल रही। अब वह एंड्रॉइड को दोबारा रिब्यूट करने की तैयारी कर रही है। एमिली यह भी नोटिस करती है कि एलिस का कोड जरूरत से कहीं ज्यादा जटिल है। एलिस सिर्फ इंसानी व्यवहार या भावनाओं की नकल नहीं कर रही, वह वास्तव में सोचने की क्षमता रखती है। जब एलिस आखिरकार दोबारा सक्रिय होती है तो एमिली तुरंत उससे उसकी ऑपरेशनल स्थिति के बारे में पूछती है। एलिस पुष्टि करती है कि वह सामान्य रूप से काम कर रही है। इसके बाद एमिली कॉनराड और पेरिन को वर्कशॉप से बाहर जाने के लिए कहती है ताकि वह अकेले अपना काम जारी रख सके। जाने से पहले कॉनराड उसे जल्दी करने की चेतावनी देता है क्योंकि ऑटोफैक को आखिरकार पता चल जाएगा कि एलिस अब तक वापस नहीं लौटी। जब दोनों अकेले रह जाते हैं तो एलिस एमिली से पूछती है कि क्या उसे उसका सोर्स कोड फैक्ट्री के ड्रोन से कहीं ज्यादा जटिल लग रहा है। फिर एलिस समझाती है कि इसकी वजह बहुत सीधी है, लोग एआई रोबोट से बात करना पसंद नहीं करते। एमिली एलिस से कहती है कि यही हमेशा कंपनी की सबसे बड़ी समस्या रही है। वे मानते हैं कि हर इंसान और हर चीज को बस बदला जा सकता है। एलिस शांत स्वर में सहमति जताते हुए कहती है कि आखिरकार हर चीज बदली जा सकती है। एमिली स्वीकार करती है कि एलिस के बेहद उन्नत सोर्स कोड को पूरी तरह समझने में उसे कई साल लग जाएंगे। एलिस उसे चेतावनी देती है कि ऑटोफैक को आखिरकार पता चल जाएगा कि वह गायब और फिर वे उसे खोजने आ जाएंगे। यह समझते हुए कि उनके पास समय बहुत कम बचा है, एमिली फैसला करती है कि वह एलिस की ड्राइव्स पूरी तरह मिटा देगी और उनकी जगह एक साधारण ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देगी। उसके शब्दों में एलिस अब इंसानी शरीर में कैद एक ड्रोन बनकर रह जाएगी। एमिली ठंडे स्वर में कहती है कि असली एलिस प्रभावी रूप से अस्तित्व में रहना बंद कर देगी, लेकिन उसके मुताबिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हर चीज बदली जा सकती है। एलिस शांत आवाज में एमिली से पूछती है कि आखिर वह सच में उससे चाहती क्या है। एमिली एलिस से कहती है कि उसे बस इतना करना है कि वह उन्हें सुविधा केंद्र
के अंदर पहुंचा दे और उनके रास्ते से दूर रहे। थोड़ी देर बाद एमिली वर्कशॉप से बाहर आती है और पेरेंट कॉनराड को बताती है कि अब एलिस उनका साथ देगी। तभी एलिस बाहर निकलती है और शांत स्वर में समूह से कहती है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरी ओर एवी एमिली को अपने ट्रक में बचाए गए परमाणु हथियार लोड करते हुए देखता है। वह उससे पीछे रुक जाने की विनती करता है, लेकिन एमिली जोर देकर कहती है कि वह ऐसा भविष्य चाहती है जो ऑन्टोफैक से पूरी तरह मुक्त हो। एवी पूछता है कि इस मिशन को कोई और क्यों नहीं अंजाम दे सकता। एमिली जवाब देती है कि चाहे यह कितना भी पागलपन भरा क्यों न लगे, उसे विश्वास है कि इस योजना को सफल बनाने में केवल वही सक्षम। कुछ ही क्षण बाद कॉनराड वहां आता है और उससे कहता है कि अब चलने का समय हो गया है। मिशन शुरू होने से पहले एवी कॉनराड के सामने ही एमिली को चूमता है और धीरे से उससे जिंदा लौट आने को कहता है। इसके बाद कॉनराड, एमिली और पेरेंट ड्रोन में सवार हो जाते हैं, जबकि एवी बेबस होकर उसे उड़ते और दूर आसमान में गायब होते देखता रह जाता है। उड़ान के दौरान एमिली समझाती है कि ऑन्टोफैक 3 भूमिगत स्तरों में फैले 12,000 AI नोड्स के जरिए संचालित होता है। अगर वे उन नोड्स को नष्ट कर दें तो पूरा सिस्टम आखिरकार खत्म हो जाएगा। वह उन्हें भरोसा दिलाती है कि सुविधा केंद्र के अंदर सुरक्षा अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए और फिर उन्हें एलिस की पहचान से क्लोन किए गए स्पूफ्ड RFID डिवाइस देती है, जो पूरे कॉम्प्लेक्स में उन्हें प्रवेश दिलाने में मदद करेंगे। कॉनराड एलिस को चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई भी संदिग्ध हरकत करने की कोशिश की तो वे उसे तुरंत नष्ट कर देंगे। एलिस शांत स्वर में जवाब देती है कि अब तक पूरे समय ड्रोन वहीं उड़ा रही और अगर वह सच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो आसानी से ड्रोन को किसी पहाड़ से टकरा सकती। समूह ऑन्टोफैक के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ धुएं के विशाल बादलों के नीचे बिना रुके काम करती वर्कर ड्रोन की एक विशाल सेना को देखता है। उत्पादन लाइनों के भीतर मशीनें लगातार अंतहीन मात्रा में सामान तैयार कर रही होती हैं। फैक्ट्री के भीतर आगे बढ़ते हुए पेरेंट कॉनराड से कहता है कि उत्पादन का यह पैमाना दुनिया में बची कुछ छोटी बस्तियों की जरूरतों से कहीं ज्यादा विशाल लगता है। एमिली दोनों आदमियों को अपनी टाइमर से जुड़ी सिंक्रोनाइज्ड घड़ियां देती है और समझाती है कि जैसे ही काउंटडाउन शुरू होगा, सुविधा केंद्र के नष्ट होने से पहले उनके पास सुरक्षित दूरी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 मिनट हो। पेरेंट लेवल 1 की ओर बढ़ता है और एमिली के निर्देशों का पालन करते हुए कॉम्प्लेक्स के भीतर गहराई तक जाती कूलेंट लाइनों का पीछा करना शुरू करता है ताकि AI नोड्स में से एक का पता लगाया जा सके। जैसे जैसे पेरेंट ऑन्टोफैक के भीतर और आगे बढ़ता है, अचानक उसके पीछे एक सुरक्षा रोबोट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है, मशीन फिर से उसकी नजरों से गायब हो जाती। दूसरी ओर कॉनराड समूह से अलग होकर लेवल 2 पर बाहर निकल जाता है। इसी बीच पेरेंट एक सुरक्षित दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में वह गलती से RFID डिवाइस की बैटरियां गिरा देता है। बैटरियों को जल्दी से वापस लगाकर वह आखिरकार दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही छिपा हुआ सुरक्षा रोबोट उसके सामने प्रकट होता है और उसे मार डालता है। इसी दौरान कॉनराड सफलतापूर्वक एक AI नोड तक पहुंच जाता है और उसके पास परमाणु हथियार लगा देता है। जैसे ही वह डिवाइस को सक्रिय करने वाला होता है, दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। कॉनराड तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसी समय एलिस लेवल 3 पर पहुंचती, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह वह असली नोड एरे नहीं है जिसे वे खोज रहे थे। एलिस एक विशाल कक्ष तक पहुंचती है जो स्टोरेज पॉड्स से भरा हुआ होता है। उन पॉड्स के अंदर निष्क्रिय एंड्रॉइड शरीर रखे होते हैं। वह एक कंटेनर तोड़कर खोलती है और अंदर खुद का ही एक दूसरा संस्करण देखकर दहशत में आ जाती। कुछ ही क्षण बाद उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है और पास ही उसे एक मेज पर कॉनराड के कटे हुए शरीर के हिस्से दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वह इस भयावह दृश्य को समझ पाती, एलिस अचानक उस पर हमला कर देती है और टेजर से उसे निष्क्रिय कर देती। बाद में एमिली होश में आती है और खुद को बंधा हुआ तथा एक मशीन से जुड़ा हुआ पाती। तभी एलिस एक विनाशकारी सच उजागर करती है। खुद एमिली भी एक एंड्रॉइड AI है और वह एलिस से भी कहीं अधिक उन्नत है। एलिस के अनुसार एमिली जिन लोगों को अपनी पूरी जिंदगी जानती रही, वे सभी भी कृत्रिम थे। परमाणु युद्ध के कुछ समय बाद ही मानवता वास्तव में समाप्त हो चुकी। पूरी तरह अकेला रह जाने के बाद ऑटोफैक अपने उसी उद्देश्य से वंचित हो गया था जिसके लिए उसे बनाया गया था। अस्तित्व बनाए रखने के लिए सिस्टम ने उन उत्पादों की अंतहीन धारा के लिए नए उपभोक्ता तैयार करना शुरू कर दिया, जिन्हें वह लगातार बनाता रहा। एमिली और उसकी बस्ती वास्तव में सिर्फ एक सांख्यिकीय असामान्यता है। वर्षों के दौरान सिस्टम ने हजारों एक जैसी बस्तियां बनाई थी, जिनमें अनगिनत एमिली, कॉनराड और पेरेंट के संस्करण बसाए गए। सभी पूरी तरह आज्ञाकारी उपभोक्ता जो ठीक वैसे ही जीवन जी रहे थे जैसा
जैसा ऑन्टोफैक चाहता था। हालांकि एमिली का समूह उस उद्देश्य से भटक गया था। सिस्टम की नजर में वे सिर्फ फैक्ट्री की एक गलती से बने दोषपूर्ण उत्पाद थे। एलिस खुलासा करती है कि उस बस्ती को पहले ही खत्म करके उसकी जगह नए आज्ञाकारी यूनिट्स भेजने का आदेश दिया जा चुका है और इस सफाई को अंजाम देने के लिए सेंट्री ड्रोन पहले ही रवाना किए जा चुके हैं। यह सुनकर भयभीत एमिली एलिस से हमला रोकने की विनती करती है, लेकिन एलिस ठंडे स्वर में कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनमें से कोई भी वास्तव में असली नहीं है। एमिली के सिस्टम का विश्लेषण करते हुए एलिस आखिरकार उसकी प्रोग्रामिंग में छिपी उस असामान्यता का पता लगा लेती है। एलिस जल्दी ही समझ जाती है कि यह कोई साधारण गड़बड़ी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है, एक तरह का मैलवेयर, एक लॉजिक बम। एमिली बताती है कि उसने यह वायरस खुद अपनी प्रोग्रामिंग में छोड़ा था। उसे वर्षों से सच का पता, उसे बार बार अजीब सपने आते थे और आखिरकार वह उन फिल्टर्स के पार देखने में सक्षम हो गई। उसने सालों तक अपने कोड का अध्ययन किया और इस लॉजिक बम को तैयार किया। यही वजह थी कि उसे ऑन्टोफैक के अंदर पहुंचने के लिए एलिस की जरूरत पड़ी। उसने कभी किसी को सच नहीं बताया और बस सबके साथ सामान्य होने का नाटक करती रही। एलिस कहती है कि यह असंभव होना चाहिए क्योंकि उनके अंदर ऐसे न्यूरल ब्लॉक्स लगाए गए थे जो उन्हें कभी सच जानने से रोकते थे। एमिली उसे बताती है कि उसे लगातार सपने आते थे कि बहुत समय पहले वह कोई और हुआ करती। अपने सपनों में उसने दुनिया को खत्म होते देखा था। जिस महिला के आधार पर एमिली को बनाया गया था वह बेहद बुद्धिमान और असाधारण रूप से कल्पनाशील थी। एमिली कहती है कि उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे उसका कोई अधूरा काम बाकी रह गया। तभी एलिस स्क्रीन पर मिसाइल हमले की विफलता देखती है। एमिली समझाती है कि अपने पिछले जीवन में उसने ही ऑन्टोफैक को बनाया था और इस जीवन में उसने उसे नष्ट कर दिया। धीरे धीरे ऑन्टोफैक सिस्टम बंद होने लगता है। एमिली अपनी बस्ती में लौटती है और देखती है कि असफल मिसाइलें जमीन पर बेअसर पड़ी हुई। एपिसोड के अंत में एमिली अवी से मिलती और उससे गले लगाती है। आखिरकार ऑन्टोफैक के नियंत्रण से पूरी तरह आजा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।